नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तरकाल में आज हम कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं जो कि कर्मचारियों से जुड़े हुए हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। यानी कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कितना इजाफा होगा, इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। किसको कितना फायदा होगा, इसको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहां पर जितने कर्मचारी संगठन है उनसे सुझाव भी मांगे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार कब तक इस काम को पूरा करेगी और उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में कैसे 8वें वेतन आयोग को लेकर काम की रफ्तार बढ़ेगी, ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ विजय कुमार बंधु जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अटेवा के। हरि किशोर तिवारी जी हैं, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी परिषद के हैं, संयुक्त राज्य कर्मचारी परिषद। अशोक कुमार हैं, आप हमारे साथ हैं, प्रधान महासचिव राजकीय नर्सिस संघ। और डॉक्टर मनोज पांडे जी हैं, अध्यक्ष लुआक्टा के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक कुमार जी, अशोक कुमार जी हैं, आप प्रधान राजकीय नर्सिस संघ के। सभी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर मनोज पांडे भी, अध्यक्ष लुआक्टा के। तो विजय कुमार बंधु जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। जिन कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांगे गए हैं उनमें आप भी हैं? नहीं, हम उसमें नहीं हैं और उसमें जो लोग भी हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जो कर्मचारियों की अपेक्षाएँ हैं, उसमें ज़रूर रखेंगे। हम अपने पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश सरकार को हम लिख कर भेजेंगे। हम उस पर अपने तैयारी कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जो कर्मचारी अपनी अपेक्षाएँ रखा हुआ है, उम्मीदें रखा हुआ है, वो इस 8वें वेतन आयोग से पूरा होगा। बस 7वें वेतन आयोग जैसा ना हो जाए कि आंकड़े भी आ जाएँ और उतना लाभ ना मिले। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बेहतर ही होगा और सरकार कुछ बेहतर देगी 8वें वेतन आयोग में, ऐसी मेरी मान्यता है। और कम से कम जो पिछली बार 2.86 का था, उससे कम से कम इस बार अंदाजा हम लोग लगा रहे हैं कि 3.5 तो रहने चाहिए है एफएफ जो है, फिटमेंट फैक्टर। तो अगर उतना रहता है तो इसका लाभ मिलेगा, अगर उससे नीचे रहता है तो फिर वेतन आयोग लागू तो हो जाएगा लेकिन वो बहुत बेनिफिशियल नहीं होगा। जी। जी, जी। 7वें वेतन आयोग की तरह ना हो, आपने ये कहा। दूसरी बात आपने कही कि जो लोग सातवें वेतन आयोग जी सर। जी, जी, दूसरी बात आपने जो कही कि जिस तरह से जिन लोगों को बुलाया गया है, उनके संपर्क में आप ज़रूर होंगे। सरकार उनसे किस तरह के सुझाव माँग रही है? सरकार उनसे किस तरह की बातचीत कर रही है? कुछ लोगों से आपकी बात हुई है विजय कुमार जी? जी हाँ, बात हुई है, काफ़ी लोग तमाम हमारे साथी तमाम उसमें रहेंगे, अपनी बात रखेंगे और हम लोग लगातार संवाद में हैं और तमाम चीज़ें बनाई जा रही हैं कि क्या-क्या चीज़ हमको वहाँ पहुँचाना है, सरकार सामने क्या रखना है, वो सारे लोग संपर्क में हैं और उम्मीद है कि सुझाव को अमल में लाएगी। ऐसी जी, उम्मीद करता हूँ। हरि किशोर तिवारी जी, विजय जी का बार-बार कहना है, उनकी चिंता है कि सरकार जो कहे बड़ी-बड़ी बातें करे, बड़े-बड़े कमीशन बैठाएँ, सुझावों के लिए बैठकें करे, लेकिन जब देने की बारी आए तो टाएँ-टाएँ फिस नहीं हो जाए। हरि किशोर तिवारी जी, ये चिंता आपकी भी है। आप उन लोगों में शामिल हैं जिनको आमंत्रित किया गया है, जिनसे सुझाव माँगे गए हैं? हरि किशोर तिवारी? जी हाँ, मैं शामिल हूँ उसमें। यहाँ भी जो कमेटी बनी है उसमें भी शामिल हूँ और दिल्ली में जो शिवकुमार मिश्रा जी ने कमेटी बनाई है उसमें भी शामिल हूँ मैं। हम लोगों का पहले भी बात हुई है बराबर और बात हर जितने भी आपके आयोग आए हैं सब में हम लोगों को बुलाया गया, हम लोगों ने बात कही और उसके बाद ही जितना सुधार हो सकता है उतना सुधार होने का प्रयास किया है। अभी इसमें 2-3 बातें जो हम लोगों के संज्ञान में है और जो हम लोग लिखित में दे भी रहे हैं, 14 तारीख लास्ट डेट दी हम लोगों को देने के लिए। हम लोग उसमें उनके माध्यम से भेज भी रहे हैं, सरकार के माध्यम से दे रहे हैं और हम लोग केंद्रीय जो हमारा पक्ष है उसमें शिवपाल मिश्रा जी हैं, उनके द्वारा भी मांगा गया है और उनके द्वारा भी सेंट्रल गवर्नमेंट को सीधे भेज रहे हैं। तो उसमें जैसे 3-4 चीजें हम लोगों ने कही हैं, जैसे वेतन विसंगति होती है। बहुत सारे पद ऐसे होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट में हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है और उसमें हम लोग यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में जब कमेटी बनाई जाती है, चाहे बिंदा स्वरूप जी की बनाई गई हो, चाहे दूसरे की बनाई गई हो, उसमें सब में रखते हैं। विडंबना ये है कि यहाँ पर 2 कमेटियां 2016 में बनाई गई और 1 साल एक कमेटी चली और उसके बाद दूसरे साल दूसरी कमेटी चली।
तमाम बातें हुई। उसके बाद कोरोना काल आ गया। कोरोना काल आने के बाद में वो जो सब कुछ तय हो गया था वो आज तक जारी नहीं हो पाया। तो उन लोगों के लिए बड़ा गड़बड़ हो गया जिनका वास्तव में ऐसे कुछ लोग थे, ऐसा नहीं कि सारे लोगों के साथ हुआ, कुछ लोग थे जिनके पद वहां नहीं थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, यहाँ अपने स्टेट गवर्नमेंट में हुआ करते हैं, अलग नामों से हुआ करते हैं, तो उनका फिटमेंट वहां पर नहीं बैठ पाया और उनको बराबर नुकसान हुआ। तो इस बार हम लोग चाहेंगे कि उनका सबसे पहले उनका ही सुना जाए जिनके पहले बातचीत नहीं हो पाई है, जिनका नुकसान पहले हुआ है, उसके बाद दूसरों की बात हो। इसी तरह से अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहां हम लोग चाहते हैं कि फिटमेंट जो बनाया जाए वो इस हिसाब से बनाया जाए कि हमारा लाभ तो हो, लेकिन हमेशा उसमें पार्शियलिटी रहती है हम लोगों के साथ में। जैसे जो लोअर कैडर के हम लोग होते हैं, हम स्वयं उसमें है, क्लास 3 क्लास 4 में आते हैं हम लोग, तो क्लास 3 क्लास 4 का जो 90% होता है, अगर आप देखें जो बजट खर्च होता है वो 90% बजट खर्च होता है हर अफसर के ऊपर, जो 10% होते हैं पूरे पूरे उसमें देश में या प्रदेश में कह लें आप, जो एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, और 90% हम लोग होते हैं जो एग्जीक्यूशन का काम करते हैं, उनके ऊपर सिर्फ 10% खर्च होता है। और उसके बाद भी जब बढ़ाने की बात आती है तो 90% को 1.92 दे देंगे या 2.82 दे देंगे, और उसके बाद में जो अधिकारियों का होगा वो उसको ज्यादा दे देंगे, जबकि स्थितियां दूसरी हैं। स्थितियां ये है कि हम लोग लो वेतन पाते हैं, कम वेतन पाते हैं, हमको ना मकान मिलता है जहां ट्रांसफर होके जाते हैं, ना हमारे सुविधाएं मिलती है, ना हमको गाड़ी मिलती है, ना कुछ मिलता है। उनको तो सारी सुविधाएं मिलती है, उनको जैसी जहां जाएंगे जिस जिले में उस जिले में बड़ी बड़ी गाड़ियां मिलेंगी, बड़े बड़े सब लोग मिलेंगे, और हमारे साथ ये नहीं होता। उसके बाद भी उनका वेतन का सूचकांक बड़ा माना जाता है, यह हमारा विरोध रहता है। बहुत पुरानी लड़ाई है हरिकिशन तिवारी जी। हरिकिशोर तिवारी जी, कितनी आप उसको आगे बढ़ा पाते हैं? आपने बताया, आपने सरकार को जो सुझाव दिए हैं, राज्य के स्तर पर भी और केंद्र के स्तर पर भी सरकार उन पर गौर करेगी, इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अशोक कुमार जी, आप भी उन आमंत्रित 13 संगठनों में से हैं जिनको मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने बुलाया है सुझावों के लिए। आपकी तरफ से किस तरह के सुझाव दिए गए हैं? प्लीज हरिकिशोर जी की या विजय कुमार बंधु जी की जो बात हो चुकी है उससे आगे बढ़ाइएगा प्लीज, अशोक कुमार जी। अशोक जी अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। अशोक जी तक लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर मनोज पांडे, मैं आपके पास आ रही हूँ। डॉक्टर मनोज पांडे, अध्यक्ष लुआक्टा को भी आमंत्रित किया गया है। देखिए, ये राज्य कर्मचारियों के लिए कमेटी बुलाई गई थी। जो उच्च शिक्षा के शिक्षक हमारे हैं उनका वेतनमान यूजीसी अलग से कमेटी बनाती है, जब केंद्र की कमेटी बन जाएगी उसके अनुसार होता है। कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को राज्य की भांति मिलती है, राज्य सरकार को चूंकि वेतनमान लागू करना होता है। कई चीजों में हमारी मांग तो चल रही है, कई बार हम लोग भी कमेटी में गए। इस बार कमेटी में हमें लगता है नहीं बुलाया गया था। कमेटी में पिछली बार तो बुलाया गया था जब वृंदा स्वरूप जी की कमेटी थी, बाद में पटनायक साहब बने थे तो उसमें भी मैं था। लेकिन इस बार जो कमेटी की बैठक हुई है हमने देखा केवल 13 लोगों को ही बुलाया गया। हालांकि वो साथी मेरे अभी हरकिशोर तिवारी जी बैठे हुए हैं, बहुत सारे साथी संपर्क में भी हैं, सबसे बात भी हुई। तो ये कमेटी राज्य कर्मचारियों की समस्या के वेतनमान को लेकर के है और जो केंद्र को सुझाव दिया जाना उस संबंध में है। हम लोगों की कमेटी अलग बनेगी, हमारी यूजीसी की कमेटी बनेगी, वो आएगी और जगह जगह विश्वविद्यालयों में दौरा करेगी, हम लोगों से वार्ता होगी। तो हम लोगों की कमेटी तो विश्वविद्यालय जब यूजीसी बना देगी तब होगी। अभी ये वेतनमान है, हालांकि इस वेतनमान में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन बिंदुओं पर इस कमेटी में हमें लगता है आदरणीय तिवारी जी हैं, हमने सबको देखा, रामराज जी भी थे, रामराज दुबे जी भी थे, तो निश्चित रूप से उन लोगों ने इन मुद्दों को उठाया होगा। जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में जो पे का वो फिक्सेशन का फार्मूला है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट में तो कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन स्टेट में आते आते एचआरए हमारा, सीसीए या दूसरे जो अन्य लाभ हैं एलटीए वगैरह, तो वो राज्य कर्मचारियों को बहुत सारी चीजें मिल जाती है, लेकिन हम शिक्षकों को नहीं मिल पाती है। एक जो सबसे बड़ी दिक्कत हम शिक्षकों को आती है वो आती है एचआरए की। एचआरए चूंकि राज्य कर्मचारियों का जो वेतनमान है वो जब स्टेट गवर्नमेंट ओके कर देती है तो उनको एचआरए का लाभ भी उसी दिन से मिलने लगता है लगभग, या उनका शासनादेश जल्दी हो जाता है। हमारा वेतनमान हमेशा यूजीसी का वेतनमान लगभग देर से आता है, मिलता पीछे से है, तो हम लोगों को दिक्कत एचआरए की होती है। एचआरए हमेशा सरकार उस डेट से देती है जिस दिन वो शासनादेश करती है, हमारा शासनादेश ही बाद में आ पाता है। पिछली बार हमने जब 7वां पे कमीशन था, 6वें में भी हमने कहा था और 7वें में भी हमने मांग किया था, इस पर सहमत बन गई थी, लेकिन शासनादेश अभी तक जारी नहीं हो पाया।
कि जो शासनादेश राज्य कर्मचारियों के लिए एचआरए का जारी हो, उसमें एक पॉइंट ये जोड़ दिया जाए, उसमें एक बिंदु जोड़ दिया जाए कि यह नियम उच्च शिक्षा के शिक्षकों पर भी लागू होगा, क्योंकि माध्यमिक और बेसिक पर तो लागू हो जाता है लेकिन हमारे ऊपर लागू नहीं होता। एक तो ये दिक्कत होती है। दूसरा, कुछ चीजें हम यूजीसी, कुछ इंक्रीमेंट्स हम लोगों को यूजीसी ने दिया, कुछ अन्य सुविधाएं दी, लेकिन राज्य सरकार उन सुविधाओं को नहीं देती। लगातार हम लोग राज्य सरकार से इस बात की मांग करते रहे हैं, तो हमने सोचा था कि राज्य सरकार से हम सब इस बार कहेंगे भी, और सोचा भी गया था, हमने सोचा था, मेरी बात हुई थी कि शायद कमेटी में बुलाया जाए, लेकिन नहीं बुलाया गया, कारण जो भी रहे हों। तो उन चीजों पर जो केंद्र सरकार या यूजीसी के वेतनमान से आच्छादित जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों के हमारे साथी हैं, शिक्षक साथी हैं, उनके बराबर के जो अन्य प्रलब्धियां हैं, वो निश्चित रूप से राज्य सरकार उनको अपने बजट में समाहित कर ले, अपने वेतनमान में समाहित कर ले। इससे हम लोगों को भी लाभ मिल जाएगा। हम लोगों का तो वेतनमान राज्य कर्मचारियों से अलग है, और उनके फार्मूले अलग हैं, हमारे फार्मूले अलग हैं। इसलिए उस विषय पर यहाँ जो आज का डिबेट है और जो आज की बैठक हुई है ये जो सरकार के बात साथ, है वो अलग डॉक्टर इशू है। पांडे, ये जो बात है, मैं आपके पास वापस आऊंगी इस सवाल के साथ कि हमारी इस संदर्भ में जो पहले भी चर्चाएं हुई हैं, 8वें वेतन आयोग का जब अनाउंसमेंट हुआ था, तब भी हमने 2-3 बार इस विषय पर अलग अलग एस्पेक्ट से चर्चाएं की थी। तब एक बात उठी थी कि भाई पूरे देश में शिक्षक हैं, तो शिक्षकों का पूरे देश में पे स्केल एक ही क्यों ना हो, हर स्टेट के लिहाज से अलग क्यों। वैसे ही नर्सिंग स्टाफ है, मतलब अलग अलग सेक्टर के जो लोग हैं जिनकी सेवाएं समान है हर राज्य में, हर जिले में, तो फिर उनके वेतनमान अलग अलग क्यों 8वें वेतन आयोग में? क्या इसको लेकर आप लोग जितने संगठन हैं सामूहिक रूप से कोई प्रयास कर रहे हैं इस दिशा में? अशोक कुमार जी। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम सबसे बड़ी बात है कि जैसे अभी हम लोग के बड़े नेता हैं माननीय हरकिशोर तिवारी जी, उन्होंने बताया कि पूरी एक कमेटी बन गई है, सब कुछ बन गया है और आप उस कमेटी में हैं भी। जो बात आप कह रहे हैं कि सारे लोग मिलके वो करें, हम तो कह रहे हैं मैडम हमारा नर्सिंग कैडर है, हम लोग को कभी वेतन आयोग जब तक गठित होके अपनी रिपोर्ट नहीं दे देता है दिल्ली में, तब तक हम लोग को यहाँ कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरा कैडर समान है पूरे देश में और हम इस लड़ाई को लड़ के एक समान वेतनमान भी करवा लिए हैं, पदनाम भी करवा लिए हैं। लेकिन अभी माननीय तिवारी जी ने कहा कि जो 2016 की संस्तुतियां थी उनको भी अभी लागू नहीं कर पाए। बड़ी विडंबना है कि हमारे उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव हमारे बैठे हैं चिकित्सा स्वास्थ्य के, उन्होंने 2016 की अभी 24 सितंबर को एक बैठक हुई थी, तिवारी जी साहब को पता होगा, उस बैठक में सहमति बन गई, सबके दस्तखत हो गए, लगभग 7 लोगों के दस्तखत है, प्रमुख मुख्य सचिव वित्त कार्मिक सबकी मिला के कि पदनाम समान कर दिया जाए 2016 की संस्तुतियों के आधार पे। वो सहमत हो गए, कार्मिक वित्त सब सहमत हो गया। अब प्रमुख सचिव साहब ने चिकित्सा शिक्षा में कर दिया पदनाम समान, सारे मेडिकल कॉलेज में हो गया, चिकित्सा स्वास्थ्य में फिर छोड़ दिया उन्होंने। तो ये मानसिकता जब अधिकारियों की रहती है तो हम लोग को नहीं लगता कि यहाँ ये कुछ हमको दे पाएंगे। हमको ये लड़ाई, जो 13 लोग रिपोर्ट अपनी देंगे, उन 13 लोग को रिपोर्ट देने से सरकार के कान में कुछ जू नहीं रहेगा। जू तब रहेगा जब 13 लोग में एक आदमी, केवल एक कमेटी बने और उसका अध्यक्ष और मंत्री एक आदमी सरकार को रिप्रेजेंट करे और पूरे प्रदेश के कर्मचारी उसके साथ हो, तब काम बनेगा। ये तो बड़ा विरोधाभास है अशोक कुमार जी, ज्यादा लोगों से राय मशवरा करने से तो ज्यादा पक्ष आते हैं। मैडम खिचड़ी क्या होती है? खिचड़ी कई तरह की दाल, कई तरह का चावल डाला जाता है। ये खिचड़ी अगर सरकार की मंशा कर्मचारियों के लिए होती तो जो 1.5 साल का डीए रोका वो दे देता, पुरानी पेंशन हमारे हमको दे देता, यूपीएस और एनपीएस ना करता। अगर सरकार की मंशा कर्मचारियों के हित के लिए होती तो ये 13 लोगों को बुला के खिचड़ी बनवा रहा है। ये खिचड़ी बना रही सरकार, कुछ नहीं। हम लोग को सबको सड़क पे उतर के लड़ना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है तो बेवकूफ बनाने का। और पहली बात ये हुई, अभी तक जब तक भारत सरकार की कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई, क्या करना यहाँ रिपोर्ट मांग रहे हैं वो? यहाँ क्या जरूरत है पंचायत करने की? अभी जब वहां से रिपोर्ट आएगी उसके, जैसे अभी तिवारी जी ने कहा कि हम केंद्रीय नेतृत्व जो आपके साथ है, जिनका नाम ले रहे थे शिव गोपाल मिश्रा जी, माननीय बड़े नेता है, उनका नाम ले रहे थे, वो जो ज्वाइंट कमीशन फोरम बना हुआ है वो रिपोर्ट देती, उसमें हमारे लोग भी हैं दिल्ली में,
केंद्र सरकार को रिपोर्ट देते हैं, उस रिपोर्ट के आधार पे प्रदेश में रिपोर्टें जाती है, तब यहाँ पे जो यूनियन के नेता होते हैं या जो सारे लोग यूनियन के नेता होते हैं वही करते हैं। मैंने छठा आयोग, 5वां, 7वां और 8वां देखने जा रहे हैं, हम भी देखे हैं। तो अभी रिपोर्ट की यहाँ जरूरत ही नहीं थी, यहाँ तो जबरदस्ती खिचड़ी उबाल रहे हैं भगोने में रख के। कब तक उबलेगी क्या? मतलब हम लोग को डिस्टर्ब करें कि आप डीए मत मांगो, ओपीएस मत मांगो, आप इसमें जूझ जाओ। अरे मेरी मेन लड़ाई, हमको डीए तो जो कोरोना काल में आपने 6 करोड़ रुपए के तेल से हमारे ऊपर फूल बरसाया था, हमें फूल नहीं चाहिए, हमको डीए चाहिए। हमारा 1.5 साल का डीए दो, हमें पुरानी पेंशन दो। विजय कुमार बंधु जी, दरअसल 8वें वेतन आयोग के नाम पर ये दिशा भ्रम है क्या कर्मचारियों के हितों के साथ? बिल्कुल यही होने जा रहा है मैडम। अशोक जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल फैक्ट है। और हो क्या रहा है कि एक सरकार यूपीएस लाती है, कुछ लोग उसकी तरफदारी करने लगते हैं। तो सवाल ये है कि सरकार तो अपना गुमराह करती है, अपना उसका काम ही है। लेकिन अब हमारा जो पक्ष रखे वो मजबूती से रखे, और उस दिशा में जो डीए वाली बात आ रही मैडम, ये एक एक कर्मचारी के अंदर घुसा हुआ है कि जिस दौर में हमने सर्वश्रेष्ठ काम किया, कोरोना काल में सरकारी कर्मचारियों ने अपने जीवन को दांव पे लगा के काम किया। जो लोग अपने परिवार के लोगों को छूना पसंद नहीं करते थे, उनको नर्सेज, डॉक्टर और सफाई कर्मचारियों ने और राजस्व कर्मचारियों ने काम किया, उसको आप नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारा पहले भी था, आज भी है कि आप अगर सच में, अशोक जी से मैं पूरी तरह सहमत हूं, हमारा वेतन आयोग ला रहे हैं, हम उसका स्वागत किए, पहले भी किया, अभी कर रहे हैं। हमारा डीए आप जो 18 महीने को रोके हुए हैं, और ओपीएस की जो लड़ाई है वो हमारी बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके लिए पूरा देश आंदोलित है। मैंने तो एक सभा में भी माननीय प्रधानमंत्री से कहा, मन की बात में आपने तमाम मुद्दे लाए, एक बार हमारे वाला मुद्दा भी आप ला लीजिएगा तो और अच्छा लगेगा। 1 करोड़ लोग पूरा देश देखेगा और अपनी बात भी रख देगा। तो दिग्भ्रमित तो स्थिति सरकार हमेशा करती रहती है, और आपस में उलझाओ और देना कुछ नहीं है, रायता खूब फैलाना है। जी, हरिकिशोर तिवारी जी, ये सारी बातें जब आपको बैठकों में बुलाया जा रहा है, बुलाया जाएगा, आने वाले दिनों में इसको लेकर कुछ और डिस्कशंस होंगे, तो सरकार की दरअसल मंशा है क्या हरिकिशोर तिवारी जी? देखिए, एक तो हमारे मनोज पांडे जी ने एक बात कही कि ये बाद में हम लोगों को मिलता है, ये बात बिल्कुल सही है। और आपकी तरह और लोग भी हैं पांडे जी, जैसे निगम परिषद के लोग हैं, उनको भी बाद में मिलता है। लेकिन असली लड़ाई होती है, हम लोग देखिए जैसे केंद्र में लागू होता है तो हम लोग केंद्र का साथ इसलिए देते हैं, अगर केंद्र में लागू नहीं होगा तो हमको कहाँ मिलेगा। हम लोग कहते हैं भाई केंद्र की भांति हमको दीजिए। इसी तरह से निगम परिषद के लोग कहते हैं भाई राज कर्मचारियों की भांति हमको दीजिए, एक भांति तो बनने दीजिए सब लोग। भाई भांति बनेगी तो निश्चित रूप से सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और सब लोग उस पर काम कर सकते हैं। तो हम लोग तो इसका प्रयास करते हैं भाई सबको मिले वो चीज, जो चीज आ रही है वो टाइम बाउंड हो। और आपकी बात अच्छी है, इसको रखा जाएगा कि भाई सबको साथ, निगम परिषद के लिए भी उसी जियो में लाइन होनी चाहिए, उसी जियो में आपके लिए लाइन होनी चाहिए। नहीं भाई, अगर ये मिल रहा है तो सबको एक साथ एक ही डेट से मिलना चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात, कुछ सुझाव मैं देना चाहूंगा खाली ये, और तो बाकी सब तो झगड़े वाली बातें हैं कि साहब वो क्या हो सकता है क्या नहीं होगा। हमने पहले बताया 10 साल में हमको उस तरह के नहीं मिला। अभी हमारे भाई कह रहे थे, अशोक जी कह रहे थे भाई लड़ाई होनी चाहिए, 100% लड़ाई होनी चाहिए। हम लोग लड़ते भी हैं, लेकिन कितना लड़ते हैं, कितनी ताकत से लड़ते हैं, ये हमें आपको भी देखना पड़ेगा ना। अगर लड़ेंगे फिर तो सब ठीक हो जाएगा। भाई हम लोग 2 तरह से बात करेंगे, बात करिए, बात करके न माने अगर हमारी सही बात को तो फिर लड़ लीजिए, लड़ने से ही फायदा होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि जो चीजें हम लोग को लिख के दे रहे हैं सरकार को, उसमें कि भाई मिनिमम वेजेस कुछ होना चाहिए। जैसे आपने देखा आउटसोर्सिंग है, उसमें बहुत ज्यादा हम लोगों का, आउटसोर्सिंग के लोगों का, क्यों बेरोजगारी बहुत ज्यादा प्रदेश में हो गई है, उसका फायदा सरकार उठाती है। और मैं तो ये कहूंगा सरकार आईएएस चला रहा है, ये सरकार राजनेता नहीं चला रहा है। ये बड़ा गंभीर विषय है इस बात का। पहले जमाने में जब नारायण दत्त तिवारी जी वगैरह हुआ करते थे, ये कब नहीं था हरिकिशोर तिवारी जी? नहीं, मैं वही आपको बता रहा हूँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ उसका, कि जब नारायण दत्त तिवारी जी हुआ करते थे या मुलायम सिंह जी भी हुआ करते थे, तो वो अगर आंदोलन होते तो बुलाते थे, कहते भाई क्यों आंदोलन कर रहे हैं। अगर अंग्रेजों के जमाने में जाए तो गांधी जी अगर डंडी यात्रा निकाल देते थे तो काला फीता बांधते थे, उनको बुलाया जाता भाई क्या बात है, और वो कहते थे भाई 1 रुपया मांग रहे हैं तो उनको 50 पैसे दे दीजिए और अगली बार आप फिर से आइए, फिर हम देंगे। आज की तारीख में तो सब लोग बाहें समेट के बैठे हुए हैं कि नहीं, जो हमने कह दिया वही ठीक है और वही करेंगे जो हम चाहेंगे। और राजनेता बैठना नहीं चाहते, वो दूरी बनाना चाहते हैं। और जो आईएएस है वो कहता है कि भाई हम तो पहले भी राजा थे, आज भी राजा, आगे भी राजा रहेंगे, हमसे क्या मतलब भाई, हम तुम्हें देंगे नहीं। इस तरह का बड़ा भारी मुश्किल हो गया हम लोगों को काम करना संगठन लेवल पे, और संगठनों को तोड़ने की बात बराबर हो रही। तो एक तो हम ये चाहते थे कि मिनिमम वेजेस जो हो, और उसके बाद में जैसे बहुत उत्पीड़न ये होता है
कि आपने कहा कि साहब ये 9,000 हम देंगे आपको, फिर ठेकेदार ने आपको 9,000 दे दिया, उसके 10 साल तक वो चिल्ला रहा है कि भाई 10,000 कर दीजिए। नहीं, सारे लोगों का मिनिमम वेजेस अगर आप करें, चाहे आउटसोर्सिंग हो चाहे मानदेय हो, उसमें डीए सीधे लगना चाहिए उसको। जब भी बढ़ोतरी हो डीए की, अगर राज कर्मचारियों को हो रही तो डीए की, अगर महंगाई भत्ता हो रहा है तो डीए का उसके साथ जाना चाहिए। ये उसके साथ जाएगा तो निश्चित रूप से उसको ये झगड़ा नहीं करना पड़ेगा हमारा कितना बड़ा। एक दूसरी बात ये कि इलाज की बात करें, हम लोगों ने भी कैशलेस की मांग की। 2013 में हड़ताल हुई, डीवाई चंद्रचूड़ जी ने हमारा समझौता सरकार से कराया और उसमें हम लोगों ने कैशलेस इलाज के लिए उत्तर प्रदेश में अगुवाई की और वो हम लोगों को 2016 में जारी हुआ। उसके बाद क्या हुआ, सरकार दूसरी आई और उन्होंने उठा के उसका स्वरूप बदल दिया और अब उन्होंने उस टाइम अनलिमिटेड था हमारा इलाज कि भाई अनलिमिटेड आपका पैसा जो भी लगेगा सरकार उस कर्मचारी को उसको उसके परिवार को खर्च करेगी। उसके ऊपर जैसे कैंसर का रोग हो गया, बड़े बड़े रोग हो गए, उनमें आप सीधे भर्ती होंगे, आपको दे देंगे, रिम्बर्समेंट नहीं होगा। अब इन्होंने फिर से 5 लाख की लिमिट कर दी। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग है, हमारे यहाँ अलग है। अभी राजस्थान में बहुत अच्छा है, वहां सबसे अच्छा उत्तर भारतवर्ष में अगर है तो राजस्थान में कर्मचारियों के लिए है। तो कम से कम जो भी इलाज की पॉलिसी हो, इलाज तो देगी सरकार ना। सरकार का ये काम तो है, सड़क देगी, इलाज देगी, शिक्षा देगी, 3-4 काम कुछ सरकार करेगी ना, ये उसका अपना आउटलुक है। तो उस पर हमको निश्चित रूप से एक पॉलिसी बनानी चाहिए इलाज के लिए कि सरकारी कर्मचारी हो चाहे शिक्षक हो, सबको इस तरह का इलाज मिलना चाहिए कि भाई मिनिमम जो भी होगा उसके जो भी समस्या आएगी उसका इलाज सरकार अपनी ओर लेगी और उसको स्वतंत्र रूप से इलाज कराकर उसको देने देगी। एक ये बात है। दूसरा है कि सेवानिवृत्ति नीति हमारी, सेवानिवृत्ति की नीति ऐसी होनी चाहिए कि भाई सरकार में आपने 20 साल काम किया, 30 साल काम किया, 40 साल काम किया, उसके बाद किसी काम का नहीं रह गया हमारा आदमी, तो उसको एक मिनिमम एक निश्चित सेवा मिलनी चाहिए। जैसे हम लोगों को मिलती है सरकारी सेवा में मिलती है कि लास्ट पेटान का 50% मिल गया उसको, फिर डीए मिल गया उसको, महंगाई भत्ता मिल गया। इस तरह का नीचे से लेके ऊपर तक पूरे देश में लागू होना चाहिए कि भाई यही पेंशन मिलेगी। और पुरानी पेंशन की जो हम लोग मांग कर रहे हैं उसमें हम लोग 80-90%, 80% तक जहां तक आ सकते थे वहां तक आने का प्रयास किया, बचा उसके लिए हम लोग लड़ेंगे भी। जो हमारा 10% ले रही सरकार वो क्यों ले रही है, तो हम समझते हैं कि जो ये हम लोग कर रहे हैं, जैसे शिवकुमार मिश्रा जी हमारे लीडर हैं और उनके थ्रू उनका सरकारी पक्ष जाता है, वहां दिल्ली में बैठते हैं वो, उनको बुलाया जाता है और वहीं के थ्रू हम लोग सारी बात भेजते हैं उनको। तो हम लोग बैठ के बात करते हैं, उसमें हम लोग जा रहे हैं और ये चीजों का हम लोग समावेशक करेंगे। उसके बाद सरकार क्या देती है नहीं देती है, उसके बाद प्रदेश स्तर से नहीं देश स्तर पे हम लोग आंदोलन की क्षमता रखते हैं और हम लोग पूरे देश में आंदोलन की बात करेंगे अगर हमारी बात सही बात जायज बात नहीं मानी जाएगी। जी, आंदोलन करेंगे डॉक्टर मनोज पांडे। सरकार तो बोल रही है कि हम खुशखबरी दे रहे हैं, सैलरीज का स्ट्रक्चर तय करते हैं, कर्मचारियों के लिए बड़ा अवसर, कर्मचारी खुश हों कि भाई की सैलरी में कितना इजाफा होने वाला है, और आप आंदोलन करने वाले हैं डॉक्टर पांडे? नहीं, देखिए, संगठनों का काम आंदोलन है। आंदोलन तो उनकी मूल प्रवृत्ति है, इसलिए आंदोलन की बात अगर कोई संगठन कर रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए और उस साथी का सबसे पहले स्वागत करना चाहिए जो आंदोलन के लिए आगे आए, चाहे वो किसी तरीके का। और मैं सुन रहा था, विजय बंधु जी को भी सुन रहा था, अपने मित्र भाई अशोक जी को भी सुन रहा था, हम सबके बड़े भाई हरकिशोर तिवारी जी को भी मैं सुन रहा हूँ। तो हरकिशोर तिवारी जी ने सही बात कहा कि अगर हमारी जायज मांगे न मानी जाए तो आंदोलन करेंगे और करना भी चाहिए। और वो बता भी रहे थे पुराना इतिहास कि भाई पहले आंदोलनों में अगर छोटा सा भी आंदोलन हुआ तो सरकार उसका काग्निजेंस लेती थी। मुझे याद है हम लोगों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए अटेवा के बैनर तले, विजय बंधु जी भी बैठे हुए हैं, भाई नेता हैं अटेवा के, और 15 लाख लोग दिल्ली में इकट्ठा हुए, चुनाव हुआ और उसका परिणाम भी देखने को मिला। जो सरकार है, जिसकी सरकार बनी हुई है भाजपा की, सांसद कम हुए, सरकार ने नहीं सुना। तो कहीं ना कहीं आंदोलनों का असर रहता है। ठीक है, सरकार न सुने, सरकारों की अपनी अब सोचने समझने की एक अपनी एक का मेथड हो गया, तरीका हो गया है, न सुने सरकार, लेकिन आंदोलन जब होते हैं तो उनके परिणाम भी मिलते हैं। और दूसरी बात, रही बात कि भाई अशोक जी कह रहे थे खिचड़ी बन गई है, अशोक जी से मैं भी सहमत हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी उच्च शिक्षा की है, मैं उन पर बात कर लूं, नहीं तो हमें लगता है कि समय भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, फिर आंदोलनों की बात होती रह जाएगी। आंदोलन हम सब भी करते हैं। उच्च शिक्षा में जो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ आती है, हमारे यहाँ रिटायरमेंट जो होता है, एक्चुअल रिटायरमेंट, वो 30 जून को होता है। सपोज कर लीजिए कि 8वां वेतनमान 1 जनवरी 2026 से लागू हो रहा है और हमारा कोई साथी सुपर एनुएट 1 जनवरी 2026 को, वो 31 दिसंबर 2025 को हो जाता है। रिटायर तो हो जाकर के होता है 30 जून को, 25 में सुपर एनुएट हो गया। तो उसे हम देखते हैं, हर साल हम लोगों को हर वेतनमान में एक लड़ाई लड़नी पड़ती है कि भैया हमारे यहाँ रिटायरमेंट 30 जून को होता है, सुपर एनुएशन की डेट अलग होती है, दिवसता अलग है और रिटायरमेंट डेट अलग है। तो हमें, हमारे साथी को
उसको जब वो रिटायर हो रहा है 30 जून को अगले वर्ष जो 26 है, जिस वर्ष लागू हो रहा है, तो उसे उस वेतनमान का लाभ दिया जाए। एक वो लाभ नहीं मिलता है, इसकी समस्या हमारे सामने है, जो हम लोग राज्य सरकार से हर बार हम लोगों को लड़ना पड़ता है। और किशोर तिवारी जी कह रहे हैं हम लोगों को तो अलग आंदोलन अपने लड़ना आंदोलन पड़ता करना है डॉक्टर मनोज पांडे, हर बार जिस विषय पे लड़ना पड़ता है उसको लेकर स्पष्टता नहीं हो सकती पहले? बिल्कुल, अगर सरकार चाहे तो स्पष्टता हो जाए, सरकार चाहे तो बहुत सारी चीजें हो जाए, लेकिन हमें लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी और सरकार है उसकी मंशा है कि भैया कुछ दिन रोको, आंदोलन हो तो उस दिन से दे दो, फिर ओबलाइज करो, कहो कि भैया आपने आंदोलन किया, लीजिए आधा दे दिया। तो ये सरकारों की जो मंशा है ना, मंशा हर स्पष्ट नहीं मुद्दे पर हाइप क्रिएट करके हम कुछ कर रहे हैं, ये जताना सरकार की जो आदत है। अशोक कुमार जी, आप सरकार की इसी आदत से, सरकार से परेशान हैं और कर्मचारियों के हितों के लिए आप इतने आंदोलन और इतनी जो जबरदस्त आपका आक्रोश और गुस्सा है, ये जो बैठकें होने वाली हैं और ये संगठन 13 जिनसे कि पूछा जा रहा है कि भाई क्या कुछ होना चाहिए, तो ये सब आपके इस आक्रोश और गुस्सा को भी रिप्रेजेंट करने वाले हैं वहां पे? मैडम, ये आक्रोश और गुस्सा तो रिप्रेजेंट जो करेंगे करेंगे। अब उनके बारे में हम एक बार बता चुके हैं, 13 लोग का जो समीकरण जा रहे हैं उसमें 2-4 लोग हैं ऐसे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अभी इस कमेटी की यूपी में आवश्यकता नहीं थी और ये कमेटी को सीधे सीधे इनकार करना चाहिए कि पहले हमें आप पुरानी पेंशन दो और हमको जो डीए 1.5 साल का रोके हुए दो, तब आगे की बात करो। और पिछले जो 7वें वेतन आयोग में जो चीजों पे 2016 में सहमति हुई थी, उस पे जाके बात करें कि जो सहमति बनी थी वो हमको पूरा करो, तब 8वें वेतन आयोग की मीटिंग में जाना चाहिए। ऐसे जाना ही नहीं चाहिए वहां पे। लेकिन अफसोस ये है कि 13 में से 8 लोग ऐसे होंगे जिनको कोई कर्मचारी से मतलब ही नहीं है और वो उसमें बुलाए जा रहे हैं क्योंकि उनको रिटायर हुए 10 साल 12 साल हो गया है, तो क्या कर्मचारियों की बात रखेंगे? सरकार उन्हीं को बुला के हम लोग को खिचड़ी पलटा रही है कि खिचड़ी बेटा बना रहे हैं, खाओ, चुनाव का समय चल रहा है, 27 तक हम इसी तरह से झेलेंगे तुम लोगों को। क्योंकि जब तक केंद्र सरकार की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक उत्तर प्रदेश में इस कमेटी की कोई आवश्यकता हमें नहीं प्रतीत होती है और न होनी चाहिए। इससे पहले भी कभी नहीं हुआ। हमारे सबसे बड़े तिवारी जी हैं, हम लोग के माननीय है, श्रेष्ठ है, हम लोग इनके साथ हड़ताल काम कर चुके हैं। तिवारी जी स्वयं बताएं, जब 7वां वेतन आयोग की कमेटी गठित हो गई, रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट के बाद यहाँ हम लोग को बुलाया जाता था, सारे संगठन मिलके हम लोग तिवारी साहब को भी अपनी अपनी डिमांड लेकर अपना चार्ट देते थे। जब हमें पता ही नहीं कि बच्चा कौन सा पैदा होने वाला है, आगे लड़का होगा कि लड़की होगा, नामकरण अभी रखवाने क्या जरूरत थी? तेरही का काम हमें समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो पहले भारत सरकार को, और हमें अगर हमारे 13 लोग नेता हैं तो एक ही सीधी बात करें, जो 7वें वेतन आयोग में तय हुआ था वो रिपोर्ट जो कमेटी की है उसको आप जारी करवाइए, पुरानी पेंशन दिलवाइए, 1.5 साल का रुका हुआ डीए दिलवाइए, तब तो हम समझेंगे कर्मचारी हित में ये काम करने जा रहे हैं सारे लोग। हरिकिशोर तिवारी जी, अशोक जी को सुनने के बाद कोई भी कर्मचारी जो अपने हितों के लिए चिंतित है वो थोड़ा निश्चिंत होगा कि भाई हमारे लिए लड़ने वाले लोग हैं। विजय कुमार बंधु जी, डॉक्टर मनोज पांडे और आप सब भी लंबे समय से इनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन हरिकिशोर तिवारी जी, जो बात अशोक जी कहते हैं कि भाई केंद्र के बिना आपको जरूरत क्या है इनिशिएट करने की, आप ये इनिशिएट करने का नाटक कर रहे हैं या फिर सच में ही राज्य सरकार की मंशा ठीक है, या 2027 की चुनाव की ये रणनीति है? क्योंकि दिल्ली चुनाव में इस 8वें वेतन आयोग के अनाउंसमेंट का फायदा बहुत हुआ, ऐसा कह रहे हैं। जी नहीं, कभी कभी देखिए ऐसा, इसमें निराशा निश्चय नहीं होनी चाहिए कि कभी कभी ऐसा होता भी है कि कभी कभी सरकार भी जल्दी में आती है। हो सकता है 27 के चुनाव को देख रहे हो कि उससे पहले हमें देना है, क्योंकि आजकल जो चल रहा है वो चुनावी प्रकरण ज्यादा चल रहे हैं। लगता है कि वोट बैंक ये है, ये वोट बैंक हम लोगों ने बनकर दिखाया भी है 2022-23 के चुनाव, 21-22 के चुनाव में हम लोगों ने दिखाया है कि नहीं भाई हम ओपीएस को वोट देंगे। इस तरह का हम लोगों ने बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में चलाया था, जो पूरे देश में चला कि भाई यहाँ से एक राजनीतिक हम लोगों ने बनाया कि भाई राजनीति भी कर्मचारी शिक्षक उसके परिवार कर सकते हैं और वो वोट एक तरफ दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ लग रहा है इनको। और आप भी देखिए मीडिया में भी जब भी आता है तो ये आता है कि भाई हार का कारण क्या है, उसमें कर्मचारी और शिक्षक माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें ये अगर इसमें इस इरादे से बनाया गया है कि भाई जल्दी करेंगे और ये लोग नाराज ना हो, इनकी नाराजगी खत्म करेंगे, तो एक अच्छा कदम है।
लेकिन अगर फिर वही बात आती है तो मैंने पहले भी कहा था कि भाई सबसे पहले हम लोग बात इसी की करेंगे कि पिछले 10 साल में जो हुआ उसका पहले हिसाब कर दीजिए कि उसके निर्णय पे क्या हुआ, और पहले उन्हीं लोगों की बिल्कुल। सुनी जाएगी जो पुराने वाले थे, उसके बाद नई पे बात होगी। अगर वो ऐसी मंशा से काम करते तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर वही बात है कि 10 साल जो पहले नुकसान हुआ वही आगे नुकसान होगा। फिर उससे जिस तरह से जो भी लड़ सकता है सब लोग मिलकर या अकेले वो लोग लड़ेंगे, लेकिन ये निश्चित है कि सभी लोगों को जैसे बुलाया जाता था वैसे बुलाया जाएगा। हम लोग भी इसके लिए कहेंगे और हमेशा बुलाया जाता रहा है। जो संगठन इसमें 13 दिखाई पड़ रहे हैं आपको वो तो है ही, इसके अलावा भी जिनकी समस्याएं होंगी उनको भी कमेटी में बुलाया जाएगा, वो भी अपनी बात वहां रखेंगे और उस पर भी कुछ ना कुछ बात होगी, लेकिन निर्णय नहीं होगा उसके लिए सबको एक साथ मिलकर बात करनी पड़ेगी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि अभी बहुत लंबा सफर तय करना है 8वें वेतन आयोग से जुड़े हुए तमाम उन कर्मचारियों को जिनकी उम्मीदें तो सरकार ने जगा दी है अनाउंसमेंट के साथ ही। लेकिन ये अनाउंसमेंट से लेकर एग्जीक्यूशन तक में जितना लंबा समय निकलेगा और जितने डिस्कशंस होंगे और जितना इस विषय पर जितनी कंट्रोवर्सीज हैं, जितनी बड़ी-बड़ी मांगे हैं और उनके पूरा होने की जितनी संभावनाएं हैं, उनमें भी बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए कर्मचारी संगठन के लोग जो हैं, वो मुख्यमंत्री से उत्तर प्रदेश के अपनी तमाम उन मांगों को रख रहे हैं जो पिछले 10 सालों में 7वें वेतन आयोग की भी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में सरकार उत्तर प्रदेश की जो तैयारी कर रही है, वो कुछ इस तरह जरूर करे जिससे कि ये पुरानी मांगे भी जो है वो पूरी हो सके और शिकायतें भी। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।